एंड यू कैन आर्ग्यू विथ मी ऑन एनीथिंग. आप इस पॉइंट पे आर्ग्यू नहीं कर सकते हो मेरे साथ व्हेन आई टेल यू women, children and animals are not safe in India. आप मेरे साथ आप डिबेट करो. कैन यू डिबेट दिस? 8 अगस्त 36 घंटे लगातार काम करने के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सेमिनार हॉल में जब एक पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल डॉक्टर रेस्ट ले रही थी, उसी समय उनको काफी घिनौनी तरीके से हत्या कर दिए जाते हैं और मरने के बाद भी उसे छोड़ा नहीं गए. उनके साथ शारीरिक बर्बरता की गई. लेकिन इनिशियली वही मेडिकल कॉलेज के द्वारा यह इन्फॉर्म किए जाते हैं कि उस स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट की है. लेकिन बाद में ऑटोप्सी रिपोर्ट से कंफर्म होते हैं कि उनको बेरहमी से मारा गया और उनके ऊपर शारीरिक शोषण की गए. इस पूरी घटना में अभी तक सिर्फ एक ही शख्स को अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन विक्टिम के ऊपर मल्टीपल सीवियर इंजरीज को देखकर काफी सारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने ये कंफर्म किए हैं कि ये काम सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के द्वारा करना असंभव है. यहाँ पर कई सारे लोग शामिल हो सकते हैं, हालांकि अभी भी प्रूफ होना बाकी है. एक केस पहले कोलकाता पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन अभी बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एक केस अभी सीबीआई के पास है. लेकिन सरप्राइजिंगली घटना के कुछ दिन बाद वही सेमिनार हॉल के वॉशरूम को तोड़कर उसके सामने कंस्ट्रक्शन के काम करना शुरू हो जाते हैं, जो देखकर कई सारे लोग ने आशंका की है कि ये कई हद तक एविडेंस टैंपर करने की साजिश हो सकते हैं. इनफैक्ट इस केस में जिस शख्स को अरेस्ट किए गए हैं उसने पट से अपना जुर्म कबूल कर दिए हैं और यहाँ तक भी ये ओपनली कह दिए हैं कि ये फांसी में चढ़ने के लिए भी तैयार है. और यहाँ पर सबसे बड़े सवाल आते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ यही शख्स इस केस में इन्वॉल्व है या फिर इसे बस एक मोहरा बनाया गया है? क्योंकि अगर यही मेन कल्प्रिट है तो फिर इसके अरेस्ट होने के बाद भी, इसके गुनाह कबूल करने के बाद भी क्यों मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ हुए, क्यों एविडेंस टेम्पर करने की कोशिश की गई? 14 अगस्त सुबह को सीबीआई इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की कुछ रूम्स को सील कर देते हैं. रात को पूरी स्टेट में जब एक बहुत बड़े फेमिनिस्ट प्रोटेस्ट ऑफ रिक्लेमिंग द नाइट रोड चल रहे थे, उसी समय पुलिस के सामने ही कुछ 30-40 की मॉब मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसकर उसी रूम में तोड़फोड़ करते हैं और इसके चलते अभी तक 30 लोगों को अरेस्ट किए गए हैं. इस पूरी घटना में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल उसके नाम कई बार सामने आए और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये शख्स सीबीआई इंट्रोगेशन फेस कर रहे हैं. इस घटना के लिए 17 अगस्त सैटरडे बस कुछ इमरजेंसी वार्ड्स को छोड़ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा देश के सभी डॉक्टर्स ने स्ट्राइक्स पर बैठे. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सुओमोटो कॉग्निजेंस के तौर पर गृहीत किए और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी प्रदिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में 20 अगस्त इसकी सुनानी थी. और उसी दिन ये पूरी केस सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट से शिफ्ट करके अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और सीबीआई को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में किए गए वैंडलिज्म के कंप्लीट स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 22 अगस्त देने के लिए कहते हैं. इसके साथ साथ पूरी मामले के जांच खत्म होने के लिए 2 महीने की समय बांध दिए जाते हैं. पूरी केस इस बात एक काफी गंभीर जगह पर है जहां पर एविडेंस टैंपर करने की एलिगेशन से पावरफुल हैंड्स होने की सस्पिशन है और दिन जितने आगे बढ़ रहे हैं लोगों का गुस्सा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं. आई थिंक क्योंकि ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसको लेकर और ज्यादा बात करना उचित नहीं होगा, बल्कि डिमांड यही रहेगा कि इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द खत्म हो और जो भी कोई इस केस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उसे भयानक सजा मिले. ऐसी भयानक सजा की मांग उठी थी 2012 की निर्भया कांड में भी और सभी ने सोचा था कि सभी कल्प्रिट्स को सजा मिलने के बाद अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन कहा इसी साल 18 में एक चलती ट्रेन में एक महिला को गैंगरेप किए जाते हैं. इसके अलावा 2013 की मुंबई गैंगरेप, 2013 की कामदुनी गैंगरेप, 2015 की रानाघाट गैंगरेप, 2017 की उन्नाव रेप केस, 2018 की काठुआ रेप केस, 2020 की हाथरस गैंगरेप और ये सभी वो केसेस है जिसको नेशनल और इंटरनेशनल कवरेज मिले थे. लेकिन पूरी देश भर में ऐसी कई हजारों केसेस है जो कि गुमनामी में रह जाते हैं. भारत में बलात्कार 4th मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट वुमेन है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2021 में टोटल 31,677 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें से 89% केसेस में ऑफेंडर्स विक्टिम्स के जान पहचान वाले थे. सिर्फ यही नहीं,
हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन 3 मार्च झारखंड में एक ब्राजीलियन बाइक राइडर को गैंग रेप किए जाते हैं। तो फिर क्या रेप करना हमारे देश का एक कल्चर बन चुके हैं? मुझे इस लड़की ने कैसे रिजेक्ट किए हैं? क्यों ये लड़की आधी रात को अकेले चल रही है? क्यों इस लड़की ने छोटी कपड़े पहने हैं? क्यों ये लड़की खूबसूरत है? क्यों ये लड़की आगे बढ़ रहे हैं? इसे रोको। और ये सब करने के लिए बस एक ही तरीका है, रेप कर दो। और सिर्फ रेप ही क्यों करो, जला दो, ताकि कोई भी एविडेंस ना छूटे। वाह वाह वाह। और हम सब लोग अपने आप को मर्द कहते हैं। आखिर और कब तक ये सब कुछ सुनते रहना पड़ेगा? और जब भी ऐसी कोई घटना घटती है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी से अपना रोटी सेकने चले जाते हैं। इस पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने ये किया। डर बस यही रहता है कि इन सब के चक्कर में मेन अटेंशन मेन मुद्दे से ना हट जाए। जिस देश में हम लोग महिलाओं को देवी के रूप में पूजते हैं, शक्ति के रूप में आराधना करते हैं, वही देश दुनिया के द मोस्ट अनसेफ कंट्रीज फॉर वुमेन के लिस्ट में 5 नंबर पर क्यों है? ये जानना जरूरी है। 2021 के एनसीआरबी रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के लिस्ट में राजस्थान सबसे ऊपर थे, और इसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। वही मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दिल्ली, दिलवालों का शहर, सबसे ऊपर आते हैं। सो सबसे पहले जो सवाल आते हैं, आखिर रेप क्यों होते हैं? और साइंटिफिक कॉजेस चाहिए इसके पीछे, कोई मिथ्स नहीं, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं। साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है इसके पीछे? आई नो अभी जो माहौल बने हैं, इस माहौल में कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत के पीछे का साइंटिफिक रीजन सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, लेकिन सुनना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि कोई भी इन फ्यूचर इस रेप मेंटेलिटी से बड़े ना हो। 1970 में यूनाइटेड स्टेट्स के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सैमुअल डी स्मिथियन 50 ऐसे लोगों की इंटरव्यू लिए थे जिन्होंने इस घिनौनी काम से जुड़े थे। इन लोगों के बैकग्राउंड अलग थे, सोशल स्टेटस अलग थे, इनफैक्ट पर्सनैलिटीज भी अलग थे, लेकिन एक जो बात इन सभी लोगों में से कॉमन थे, वो थे कि इन घिनौनी हरकत करने के बावजूद इन लोगों के मन में इसको लेकर कोई भी पश्चाताप नहीं थे। रेप मोटिव्स के पीछे कुछ कॉमन फैक्टर्स काम करते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। अरे भाई, हम मर्द हैं, मर्द, और औरत का काम है मर्द को खुश करना, और अगर ये खुद से नहीं करेंगे तो फिर हम मर्द उसके ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं और उसको मजबूर भी कर सकते हैं। और ऐसी सोच से ही जन्म लेते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। शेरी हैम्बी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ की रिसर्च प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी DW को बताती है, सेक्सुअल असर लोग सिर्फ अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, बल्कि अपने डोमिनेंस दिखाने के लिए करते हैं। इनफैक्ट अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जर्नल में शेरी हैम्बी ने एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इस रेप कल्चर को प्रमोट करते हैं। उनके माने तो फिर इस टाइप की घिनौनी हरकतों से जो लोग जुड़े रहते हैं, वो लोग ज्यादातर यंग एज के होते हैं, और अपने कम्युनिटी और फ्रेंड सर्कल्स में अपना स्टेटस बनाए रखने का मेन पैरामीटर ये होते हैं ज्यादा से ज्यादा सेक्सुअल एक्सपीरियंस बनाए रखना, और नेगेटिव एक्सपीरियंस रखने को काफी नीच नजर में ग्रुप में देखा जाते हैं। और अभी अपना रुतबा बनाए रखने के लिए या तो एक दूसरे के कंसेंट से अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, या फिर फ्रस्ट्रेट होकर जबरदस्ती पर उतर आओ। इनफैक्ट बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मूवी सीन्स में भी दिखाए जाते हैं कि ट्रू मैस्कुलिनिटी मतलब आपके पीछे कई सारे लड़कियां भागते रहेंगे, और ऐसे एडवर्टाइजमेंट और मूवी सीन्स यही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करते हैं। और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बाद दूसरी जो कॉमन फैक्टर है वो है हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स वुमेन। इनफैक्ट जो लोग रेपिस्ट मेंटेलिटी के होते हैं, उन लोगों के लिए महिला बस सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट ही होते हैं, और ये मेंटेलिटी सिर्फ एक दिन में ही ग्रो नहीं करता। उस आदमी की अपब्रिंगिंग किस फैमिली में है, उस फैमिली में महिलाओं की पोजीशन क्या है, कहाँ रहते हैं, उस समाज में लोगों की नजरिया औरत के प्रति कैसे है, इस सब कुछ पे मेंटेलिटी डिपेंड करते हैं। हालांकि एक्सेप्शनल केसेस भी है जहां हाईली सिविलाइज्ड सोसाइटी, हाई वैल्यूड फैमिली में बड़े हुए एक शख्स के अंदर भी ऐसी मेंटेलिटी देखा जा सकते हैं, और यहाँ पर ये शख्स किस टाइप के ग्रुप्स में मिल रहे हैं, और सबसे बड़े रीजन जो सामने आते हैं वो है पोर्नोग्राफिक एडिक्शन। पोर्नोग्राफिक एडिक्शन के चलते हाईली एजुकेटेड हाई क्लास सोसाइटी में रहने के बावजूद ये लोग महिला को सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर फैंटेसाइज करते हैं। इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा मेनली 3 टाइप्स ऑफ रेपिस्ट के बारे में कहा गया है। एक है अपॉर्चुनिस्टिक रेपिस्ट, जो कि अल्कोहल के नशे में या फिर सुनसान किसी जगह पर अकेले औरत को देखकर अपना क्राइम कर बैठते हैं। ये लोग हमेशा ही यही क्रिमिनल मेंटेलिटी के होते हैं, बस सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की तलाश पर रहते हैं। दूसरे है सैडिस्टिक रेपिस्ट, जो कि विक्टिम को रेप करते हैं उसे बदनाम करने के लिए, उसे चोट पहुंचाने के लिए। और तीसरे नंबर पर है विंडिक्टिव रेपिस्ट, जो कि मानते हैं कि कोई भी औरत अगर उसे दुख पहुंचाते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं, तब इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज उस शख्स को उस महिला के ऊपर गलत काम करने का परमिशन मिल जाते हैं, और अपना गुस्सा और एग्रेशन उस गलत काम के जरिए दर्शाता है। और सरप्राइजिंगली ये सभी लोग एक घिनौनी काम करने के बाद उस काम को जस्टिफाई भी करते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है?
सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। समझ में लड़का लड़कियों का भेदभाव बंद करना पड़ेगा। ये काम लड़कियों के लिए है और ये पर्टिकुलर काम सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है। ये सोच भी चेंज करना पड़ेगा। अगर एक लड़की छोटी कपड़े पहनकर घूमते हैं तो फिर पूरी समाज उसे ताड़ने लगती है, लेकिन वही एक लड़का सिर्फ एक गमछा पहनकर नंगे बदन पर घूम सकते हैं। ये नजरिया भी बदलना पड़ेगा। बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाए कि आज के दिन लड़के और लड़की में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपके घर में लड़के पैदा होते हैं तो फिर घर का चिराग आया है, घर का चिराग आया है कहकर उछलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चिराग अगर ऐसे नमूना निकलेंगे तो फिर उस घर का क्या होगा आप ही सोचिए। सेलिब्रेशन जरूर कीजिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ घर में एक बच्चे आने की खुशी में कीजिए। वो बच्चे चाहे लड़का हो या फिर लड़की। और मैं सभी लड़कियों को कहूंगा कि सेल्फ डिफेंस सीखना आप कोई चॉइस नहीं है, इसे जिंदगी का हिस्सा बना दीजिए। इनफैक्ट कुंग फू कैराटे सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं है, ये आपके माइंड को भी स्ट्रांग बनाने में काफी हद तक मदद करते हैं और हर एक मुसीबत समय में यही स्ट्रांग माइंड काम आते हैं। 2024 की मई महीने लेजेंडरी एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान एक इवेंट में जब प्रेस मीट कर रहे थे, उसी समय एक्सीडेंटली एक एक्ट्रेस को गार्ड कर देते हैं और जिसके वजह से उसी समय ऑन द स्पॉट उन्होंने उस एक्ट्रेस से काफी बार हाथ जोड़कर माफी मांगे। इतने बड़े कोई गुनाह नहीं थे जिसकी वजह से इतने बार सॉरी बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने बोले, लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद शुरू हुए। इनफैक्ट उनको इस काम के लिए शाबाशी देने की जगह सोशल मीडिया पर ब्रूटली ट्रोल किए गए। उनको लड़कियों की तरह रोने वाले रोंदू कहा गया और इसके अलावा भी कई सारे भद्दे भद्दे गालियां भी दिए गए। और सरप्राइजिंगली ये सब काम सिर्फ लड़कों ने नहीं किए, लड़कियां भी बहुत पैमाने पर किए थे। और यही है टॉक्सिक मेंटेलिटी का एक जीता जाता सबूत, जो कि हर कोई ऐसी प्रॉब्लम का जड़ है। इनफैक्ट 2012 के दिल्ली निर्भया कांड के बाद सेक्सुअल असल्ट लॉ में रिफॉर्मेशन लाए गए, लेकिन गवर्नमेंट को और भी ज्यादा सख्त होना पड़ेगा और जेंडर इक्वलिटी को हर एक सेक्टर, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर, जॉब सेक्टर, पार्लियामेंट, डिफेंस, हर कई जगह पर प्रमोट करना पड़ेगा जेंडर इक्वलिटी को। साथ ही साथ देश की इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इसमें बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को निष्पक्ष होकर काम करना पड़ेगा। और तभी समाज में बदलाव आएंगे और तभी समाज में पुरुष और महिला खुल के सांस ले पाएंगे। आज के वीडियो अगर आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसको शेयर करके ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।